हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की श्रृंखला में चल रहे थे, कुछ ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को लेंगे जो कि आपकी परीक्षा में प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक ना। तो आप उनको बेहद रिवाइज करिएगा और एक बार वॉच करेंगे तो शायद आपके लिए परीक्षा में बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। तो अब हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे इस लेंस वाले चैप्टर से। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। छठे प्रश्न को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, 1-2 की बात करेंगे, उसके बाद अलग अलग टाइप्स की बात करेंगे, ठीक ना। उसके बाद आगे चलेंगे। अदरवाइज अगर हम लोग इसी तरह न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लग सकता है, ठीक ना। तो सबसे पहले प्रश्न को मैं पढ़ता हूँ। प्रश्न क्या है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितना दूर रखना होगा, ठीक ना। इसमें देखिए आपको वस्तु की दूरी u प्राप्त करनी है और आपको क्या क्या चीज़ें दे रखा है, ठीक ना। फोकस दूरी दे रखी है f = 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। 20 सेमी फोकस दूरी दे रखी है। इसके अतिरिक्त आपको ये दे रखा है कि 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है। याद रखना आपको m का वैल्यू दे रखा है -2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर नहीं, आवर्धन का जो वैल्यू होता है वो 2 है, ठीक ना। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसके लिए क्या होगा, आवर्धन माइनस में रखेंगे तो -2 हो जाएगा। अब देखो ना, आपको v की भी वैल्यू नहीं पता है और ना ही u की वैल्यू पता है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे u की वैल्यू पूछ रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप v की वैल्यू प्राप्त करेंगे, तब आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके लिए आप करेंगे क्या कि आपको पता है कि फार्मूला m = क्या होता है, v/u होता है, ठीक ना। माइनस में लेंस के लिए प्लस होता है v/u, तो आप इसका वैल्यू रखेंगे m = 2। देखिए यहाँ पर साइन नहीं रखेंगे, ठीक ना, तो v/में क्या हो गया, u हो गया। और अगर आप साइन रख भी लेते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है, v कितना आ जाएगा, 2u आ जाएगा, ठीक ना। v = 2u और यहाँ पर माइनस। अब देखिए अगर अब हमको क्या u का वैल्यू ज्ञात करना है तो लेंस मेकर के सूत्र से, ठीक ना, लेंस मेकर के सूत्र से। लेंस मेकर का सूत्र जो है वो क्या है आपका, सूत्र से 1/f = 1/v - 1/u। फोकस दूरी आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस के लिए क्या होता है, v और f का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है और u का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो f का वैल्यू रखिए 1/20 = 1/, जो v का वैल्यू है वो 2u रखेंगे, माइनस में 1/u रखेंगे। आप इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ये 1/20 = इसको एलसीएम लेंगे तो 2u आ जाएगा और यहाँ पर 1 - 2, तो यहाँ -1/2u = 1/20। आप u की वैल्यू याद करिए तो 2u बराबर में कितना आ जाएगा, -20। यहाँ से u बराबर बात करें तो माइनस में 10 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा वैल्यू, -10 सेंटीमीटर। ये वस्तु 10 सेंटीमीटर उस उत्तल लेंस से रखनी होगी, ठीक ना। ये हमने u का वैल्यू प्राप्त कर लिया। अगर आपसे v की भी वैल्यू पूछता है, चिंता नहीं करना, जो v का वैल्यू है वो कितना आया है, 2u आया है। याद रखिए आवर्धन माइनस में है ना, तो माइनस आगे लिख सकते हैं, तो -2 गुणा में -10 कितना हो जाएगा, प्लस में 20 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी होगी, ठीक ना। तो अगर 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखते हैं तो 20 सेंटीमीटर दूर उसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। ये आप याद रखना, ठीक ना। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया। प्रश्न बहुत ईजी था और इसी आधार पर आपसे बाकी जो प्रश्न होंगे आपके होंगे, ठीक ना। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, इससे पहले हम इसको इरेज करते हैं, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये पार्ट नहीं लिखना है, आपको से केवल इतना पूछा हुआ है, u बराबर में 10 सेंटीमीटर। तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ और अगला प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए जो अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या है, एक उत्तल लेंस से 10 सेमी की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही 2 गुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी तरफ 20 सेमी दूरी रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। देखिए ये जो प्रश्न है 2014 और 2015 दोनों की परीक्षाओं में पूछा गया है। आपसे जो दिया हुआ है पहले उसको लिखिए, ठीक ना। तो पहले प्रश्न में दिया क्या चीज़ है, वस्तु की दूरी दे रखा है उत्तल लेंस से वस्तु माइनस में 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी गई है तो माइनस में 10 मैंने लिख लिया, ठीक ना। अब ध्यान देंगे आप,
माइनस में 10 लिख लिया। इसके अतिरिक्त आपको कह रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है ना, वस्तु की तरफ ही, मतलब जिधर वस्तु रखी है उधर ही उसका प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब जो बनता है वो 2 गुना बड़ा बनता है। कितना बनता है? 2 गुना बड़ा बनता है, अर्थात m की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक ना। अब देखो यहाँ से आपको क्या चीज़ ज्ञात करना है। अब इसके आपसे वो पूछ रहा है कि यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी तरफ, उसी लेंस पर, ठीक ना, उसी तरफ 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फोकस दूरी पता होनी चाहिए कि फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक ना। तो अब यहाँ पर m इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो m इज इक्वल टू कितना होता है? v बटा में u होता है। चलो हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो m इज इक्वल टू v बटा में u हुआ, m का वैल्यू 2, तो v बटा में क्या हुआ? u। देन आफ्टर v बराबर में कितना हो गया? 2u हो गया, ठीक ना। अब देखिए v बराबर में 2u होगा, u का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है? माइनस में 10 सेंटीमीटर। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो 2u है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? v का वैल्यू 2 गुणा में u का वैल्यू माइनस में 10, कितना आ गया? माइनस में 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक ना। कितना आ गया? माइनस में 20 सेंटीमीटर दूरी पर जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ से अब आप f की वैल्यू ज्ञात करिए। तो f की वैल्यू तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/ में u। तो अब यहाँ से आप f की वैल्यू तो 1/f इज इक्वल टू जो v का वैल्यू रखेंगे वो कितना रखेंगे? माइनस में 20 रखेंगे, ठीक ना। तो 1/ माइनस में 20 माइनस 1/ माइनस में 10, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा? माइनस 1/20 और प्लस में 1/10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम 20 आ जाएगा और कितना आ जाएगा? -1 प्लस में 2 अर्थात 1/20। 1/ में f का वैल्यू, जो f का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान से समझिए, फोकस दूरी का वैल्यू जो आया वो 20 सेंटीमीटर आया। अब आपसे जो प्रश्न कह रहा है ना कि वह यदि वस्तु को उसी लेंस से, ठीक ना, उसी तरफ 20 सेमी दूरी रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। अरे भाई देखो, वस्तु को 20 सेंटीमीटर दूर रखने की बात कर रहा है, तो u बराबर में माइनस में 20 सेंटीमीटर, और जब वस्तु को उसी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखने के लिए बोल रहा है, अर्थात वस्तु कहाँ पर होगी? फोकस पर होगी, ठीक ना। और जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर होगा प्रतिबिंब, ठीक ना। इसका जो इमेज होगा वो कहाँ पर होगा? अनंत पर होगा। साथ ही साथ वो कैसा होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक, और कैसा होगा? उल्टा होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, इसके साथ साथ वो क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। या दैट्स वाई आप उसको विवर्धित लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? विवर्धित लिख सकते हैं। तो ये हमारा रहा अगला प्रश्न। तो आपसे केवल यही पूछ रहा था, आपको यही दिमाग लगाना था, आपको यही बस को ट्रिक प्ले करना था। यहाँ पर क्या दिया है कि हाँ, अब मैं प्रश्न को एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूँ। क्या दे रखा है कि वस्तु उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही 2 गुना बड़ा बनता है, ठीक ना। यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी तरफ 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे, ठीक ना। एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पर हमें जो v का वैल्यू मिलता है वो निगेटिव मिल रहा है। v का वैल्यू कैसा मिल रहा है? निगेटिव मिल रहा है। और तो अगर निगेटिव मिल रहा है, आप याद रखिएगा ये प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। दैट्स वाई ये मैटर नहीं करता है। आपसे प्रश्न ये पूछा था कि अगर वस्तु को उसी लेंस द्वारा, उसी लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो बहुत अच्छा ट्रिक प्ले किया था, ठीक ना, कि आपको फोकस दूरी बताया ही नहीं था और वस्तु को फोकस पर रख दिया था, ठीक ना। तो चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला प्रश्न, ठीक ना। अब मैं इसे इरेज करता हूँ और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक ना। जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या दे रखा है? 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेमी दूर 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात करिए, ठीक है। देखो क्या क्या चीज़ें दे रखा है। सबसे पहले आपको मोमबत्ती कितनी दूर पर रखी गई है? लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो u इज इक्वल टू माइनस में 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो ठीक ना। और 10 सेमी लंबी है, अर्थात o इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक ना, 10 सेंटीमीटर लंबी है। और आपसे पूछ रहा है कि लेंस के जो प्रतिबिंब की स्थिति है, ठीक ना, उसको पता करना है। चूंकि फोकस दूरी भी इसका दे रखा है, ठीक ना, वो फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो प्लस ही रखेंगे, ठीक ना। तो अब देखो, आपको प्रतिबिंब की स्थिति चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति चाहिए और प्रतिबिंब का आकार चाहिए। सिंपली मैं बात करूंगा, आपको v का वैल्यू ज्ञात करना है और स्मॉल m का भी वैल्यू क्या करना है? प्राप्त करना है।
तो यहाँ पर हम लोग लेंस मेकर के यहाँ पर पहले लिखते थे v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पुनः लिखते हैं लेंस मेकर के सूत्र से, ठीक ना, लेंस मेकर सूत्र से या लेंस मेकर के सूत्र से, ठीक ना, लेंस मेकर के सूत्र से। लेंस मेकर का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, फिर से याद रखेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। दैट्स वाई वी विल पुट द ऑल वैल्यूज, ठीक ना। f का वैल्यू कितना है 1/10 इज इक्वल टू जो v का वैल्यू ज्ञात करना है माइनस 1/u का वैल्यू कितना है माइनस में 20, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो 1/10 इज इक्वल टू कितना 1/v प्लस में 1/20। इसको इधर लेकर के आएंगे तो 1/v का जो वैल्यू आएगा 1/10 माइनस में 1/20। एलसीएम ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम 20 हो जाएगा और ये 2 माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक ना, 1/v के बराबर। अब मैं बाकी सारी चीज़ों को ऊपर लिखता हूँ, कितना हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/20। दैट्स वाई v बराबर में 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। v बराबर में कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, अर्थात जो मोमबत्ती का प्रतिबिंब है वो 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब देखो इतनी सारी चीज़ तो आपको पता हो गई। अब देखो यहाँ पर आपको u का वैल्यू नेगेटिव मिला, f का वैल्यू पॉजिटिव है, v का भी वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, प्लस है, धनात्मक है। तो क्या बताएंगे, प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है। लेंस से कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर के दूरी पर है। कितने आकार का प्रतिबिंब है, ठीक ना, कितनी उसकी लंबाई है। तो चलिए उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। प्राप्त किससे करेंगे, आवर्धन के सूत्र से। तो आवर्धन क्या होता है आपका, आवर्धन m इज इक्वल टू v बटा में u होता है ना। तो आवर्धन एक और फार्मूला आता है I/o, प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई। हम लोग इस रिलेशन को ले लेते हैं और उठा लेते हैं इस रिलेशन को। तो देखो v का जो वैल्यू है वो कितना है 20/u का जो वैल्यू है वो है माइनस में 20, ठीक ना, माइनस में 20। इसके अलावा i का वैल्यू प्राप्त करना है, अपान में जो o का मान है वो कितना चीज़ है आपका ओ 10 है, ठीक ना। तो रख लिया हमने, इसको काट दिया, -1 आया। तो i बराबर में कितना आया, माइनस में 10 सेंटीमीटर। देखो भाई लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो i बराबर में क्या होगा 10 सेंटीमीटर। परंतु आप कहेंगे कि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है तो ये माइनस वैल्यू क्यों आया है। तो जिसका जो माइनस साइन है, जो ऋणात्मक चिन्ह है, वो ये दर्शाता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उसके मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, ठीक ना। याद रखेंगे, अगर आपसे कभी प्रतिबिंब का वैल्यू ऐसे नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आएगा तो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, पॉजिटिव आएगा तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। नेगेटिव साइन केवल इतना शो करता है, दर्शाता है, ठीक ना। तो बेहद ही सिंपल प्रश्न था, आपसे यही पूछ रखा था, तो शायद मेरे हिसाब से अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो अगला प्रश्न लेंगे ना वो अपवर्तनांक से संबंधित लेंगे। भाई देखो क्या होता है ना कि सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उसका वेग बदल जाता है, उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, परंतु कई सारी जो चीज़ें हैं वो अपरिवर्तित भी रहती हैं, परंतु हम लोग उनकी बात नहीं करेंगे। हमको उनमें रिलेशन पता होना चाहिए, हमें उनमें संबंध पता होना चाहिए, दैट्स वाई हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो प्रश्न हमारा दे रखा है, कह रहे हैं निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सबको पता होता है वैसे। अब नीचे आगे प्रश्न में बोल रहा है, पारदर्शी शीशे जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तो प्रकाश के वेग की गणना कीजिए। मतलब ये कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अगर यह प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले किसी शीशे में प्रवेश करता है तो उसमें प्रकाश के वेग की गणना करनी है। मैंने आपसे कहा ना, देखो क्या दे रखा है, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक ना, अर्थात शीशे का अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है ना। ये जो 1.5 है किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष है, ठीक ना। तो वायु के सापेक्ष दे रखा है, जो लिखते हैं वायु के सापेक्ष शीशे का अपवर्तनांक, शीशे का अपवर्तनांक, जो शीशे का अपवर्तनांक दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.5, ठीक ना। अब देखो ये वायु के सापेक्ष है ना, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, देखिए वायु के सापेक्ष शीशे का अपवर्तनांक, शीशा है ना तो इसको हम लोग G से दिखा लेंगे, और वायु है तो इसको किसे दिखा लेंगे, A से, ठीक ना। अर्थात मैं लिखूँ ANG इज इक्वल टू 1.5 दे रखा है। अब देखो ANG अर्थात NG बटा में NA, दैट्स वाई ये मैटर नहीं करता है। हमारा जो वैल्यू है अब किसके बराबर आएगा ये देखिए, ठीक ना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि
आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए जो स्नेल के नियम में आता है। क्या आता है? n इज इक्वल टू साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर। दैट्स वाई जो ये n है वो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। मतलब ये है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो अब इसको आप n2 बटा में n1 भी लिख सकते हैं। ये रिलेशन लिखें या नहीं लिखें, दूसरा आप ये भी लिखेंगे v1 बटा में v2 होता है, लैम्डा 1 बटा में लैम्डा 2 होता है। मैं इतना रहने देता हूँ, ठीक ना। ये आपको रिलेशन, ये संबंध जो है वो क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, ठीक ना। तो हमको क्या पता है भाई? ए एन जी का वैल्यू दे रखा है, यानी कि वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है। तो आपसे अब पूछ रहा है कि किसमें प्रकाश की चाल चाहिए। आपको प्रकाश की चाल जो चाहिए वो शीशे में चाहिए, अर्थात ए एन जी का वैल्यू दे रखा है। भाई देखो इसके सापेक्ष आप क्या लिख सकते हो? ऊपर जो होगा किसमें होगा? वायु में प्रकाश की चाल, ठीक ना। अर्थात आप, मैं इसको फार्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए एन जी इज इक्वल टू एन जी बटा में क्या लिख सकते हैं? एन ए, वायु के सापेक्ष शीशे का अपवर्तनांक। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? ऊपर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, पहला माध्यम तो यही है ना। देखो v1 अपान में v2 होता है, तो शीशे से, तो वायु से किस में प्रवेश कर रहा है? शीशे में। तो वायु में प्रकाश की चाल और बटा में शीशे में प्रकाश की चाल, ठीक ना, शीशे में प्रकाश की चाल, शीशे में प्रकाश की चाल, ठीक ना। अब देखो वैल्यू रखते हैं, तो ए एन जी का जो वैल्यू दे रखा है वो 1.5 दे रखा है। वायु में अथवा निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुणा 10 की घात में 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, और अपान में आपको शीशे में प्रकाश की चाल चाहिए। दैट्स वाई आप एक काम कर सकते हो, इसको वी ए से दिखा लीजिए, इसको वी जी से दिखा लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। ए का मतलब एयर और जी का मतलब ग्लास, तो वी ए अपान में वी जी देना, आप मैं लिख देता हूँ वी जी। तो क्या हो जाएगा भाई? यूँ आपका वी जी बराबर में 3 गुणा में 10 की घात में 8 और बटा में 1.5, 1.5। मैं डायरेक्टली काट दिया था इसको। 1.5 दूना 3 होता है, 2 से काट, 2 बार में कट गया, अर्थात 2 गुणा में 10 की घात में 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये इसका आंसर हो जाता है कि शीशे में प्रकाश की चाल क्या होती है। देखो प्रश्न देखने में तो 1 लाइन का था, लेकिन समझने में 2 लाइन का है जरूर, ठीक ना। लेकिन आप इसको ध्यान से समझना, क्या दे रखा है? ए एन जी, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, ठीक ना। तो ये रिलेशन होता है किसका? n2 बटा में n1। भाई देखो वायु से ही जो प्रकाश जा रहा है वो कांच में प्रवेश कर रहा है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5 दे रखा है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर आप इसको रिलेशन को उल्टा लिखेंगे, अर्थात अपवर्तनांक ए का मतलब एयर का जो अपवर्तनांक है वो नीचे लिखे हैं, तो एयर के जो वेलोसिटी, एयर में जो वेलोसिटी, एयर में जो चाल है उसको ऊपर लिखेंगे, शीशे में प्रकाश की चाल को क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। ये हमारा रहा अगला प्रश्न, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, हम लोग उसको भी देखते हैं। पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक ना। उम्मीद करते हैं समझ में आया हो आपको। बस परीक्षा में 1, 2, 3 लाइन लिखना है और कुछ भी नहीं, उसको दिखाना नहीं है, बस आपके सामने समझने के लिए याद रखना जरूरी है, ठीक ना। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो, जो अगला प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणा 10 की घात में 8 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपको ये किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दे रखा है, अब पूछ कहाँ पर रहा है? निर्वात में पूछ रहा है, ठीक ना। अब देखो जो जल का अपवर्तनांक दे रखा है वो कितना दे रखा है आपसे, ठीक ना। जल का अपवर्तनांक 4/3, मैं लिखता हूँ यहाँ पर जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक वो कितना दे रखा है? 4/3। और आपसे कह क्या रहा है, ठीक ना, कि जल में प्रकाश की चाल भी दे रखा है कि 2.25 गुणा 10 की घात में 8 मीटर प्रति सेकेंड, तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए जल का अपवर्तनांक दे रखा है ना, तो नीचे आप लिखेंगे जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक इज इक्वल टू किसके बराबर? भाई देखो जल का अपवर्तनांक बोला है, सिंपल सा ट्रिक है कि जो जल में चाल होगी ना उसको नीचे लिखेंगे, उसको कहाँ पर लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, और जो आपको निर्वात की जिसको पूछ रहा है ना उसको ऊपर रखेंगे। ये एकदम सटीक फार्मूला, एक ट्रिक होती है, आप याद रखना, ठीक ना। तो नीचे लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, और ऊपर क्या लिखेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल।
आई बात समझ में, ठीक ना। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर लिखेंगे, नीचे जल में प्रकाश की चाल। तो मैं आपको सापेक्ष अपवर्तनांक की जो कंडीशन बताया हूँ वो आप याद रखेंगे। अपवर्तनांक अपोजिट होता है, अर्थात n2/n1 होता है, वेग जो होता है v1/v2 होता है, इसलिए हम लोग उल्टा लिखते हैं, ठीक है। उसको फार्मूले से भी प्रूफ किया जा सकता है, दैट्स वाई आपको अभी वो नहीं पढ़ना है, तो आप इसको इधर ध्यान दीजिए। तो जल का अपवर्तनांक दे रखा है कितना, 4/3, और निर्वात में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करना है, तो आप इसको वी लिख लीजिए, कुछ ऐसे लिखिए, वी का मतलब वैक्यूम, ठीक ना। और जल में जो प्रकाश की चाल है वो 2.25 गुणा 10⁸ दे रखा है, ठीक ना। आप वी का वैल्यू ज्ञात करिए, वी कितना हो जाएगा भाई, इसका गुणा हो जाएगा 4 गुणा में 2.25 गुणा 10⁸ और अपान में क्या हो जाएगा 3, डिवाइड कर लीजिए, 3 सत्ते में 21, 3 पचे 15, यानी 0.75 आ गया। गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। भाई ये तो पता होती है वैल्यू हमको, ये वैल्यू हमको पता होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। अगर नहीं आपको प्रश्न आ रहा है तो डायरेक्टली भी छाप दो, 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक ना। तो कोई भी दिक्कत है नहीं, लेकिन आसान है, आप इसको बस 3 लाइन तो कैलकुलेट करना है, आपको कुछ करना नहीं है, जो भी पावर है फार्मूले में है, अदरवाइज और कहीं पर भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं अपवर्तनांक पर आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। एक और मैं प्रश्न ले लेता हूँ, उसमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों में वेग ज्ञात करना था, ठीक ना, और उसमें अपवर्तनांक ज्ञात करना। आपको ये भी बता देते हैं ये परीक्षा किस सत्र का है, तो 2017 की बोर्ड परीक्षा का ये प्रश्न है, ठीक ना। 2017 की बोर्ड परीक्षा का प्रश्न है, बेहद ही आसान प्रश्न है भाई। देखो इससे सिंपल प्रश्न नहीं दे सकता आपको, अगर 1 मिनट ध्यान देना, अगर अथवा करके आ जाए 2 प्रश्न, ठीक ना, एक में आपको एक आंसर लिखना हो, टिप्पणी लिखना हो, और दूसरे में सवाल लगाना हो, आपके लिए बेहद सिंपल क्या होगा, आंसर सवाल लगाना, ठीक ना। अगर इसको आप सॉल्व कर देते हो, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर देते हो, तो ना ज़्यादा आपको राइटिंग की ध्यान रखनी है और ना ही आपको ज़्यादा सोचना है, बस जो भी दिमाग लगाना है न्यूमेरिकल में लगाना है, बहुत इजीली है और आसान भी। तो अब मैं अगले प्रश्न को लिखता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। चलिए, जो अगला प्रश्न दे रखा है वो क्या है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 गुणा 10⁸ तथा 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। भाई देखो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, दिमाग लगाना क्या दे रखा है, वायु में प्रकाश की चाल दे रखा है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितना दे रखा है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। कांच में प्रकाश की चाल कितना दे रखा है, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितना दे रखा है आपका, 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, ठीक ना। ये आपको वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछ रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो लिखिए आप वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। अब देखो अगर वायु के सापेक्ष आपको कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर क्या होगा, आप ध्यान रखिए, पहले इसको समझिए कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का पूछ रहा है तो कांच को जी से लिखते हैं, वायु को कैसे लिखते हैं, ए से, तो क्या Ng बटा में क्या लिखेंगे, Na लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब देखो ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, Ng बटा में Na लिखेंगे, और जब आप Ng बटा में Na लिखेंगे तो मैंने कहा कि इसका ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है, मतलब ग्लास में जो चाल होगा उसको नीचे लिखेंगे और एयर में जो चाल होगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो वायु में इज इक्वल टू आप लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, और बटा में किसका लिखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक ना, प्रकाश की चाल। जो आपको दे रखा है ना उसको बिल्कुल नीचे लटका देंगे, मतलब सॉरी, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहिए तो कांच में जो प्रकाश की चाल है उसको नीचे लटका दीजिए, ठीक ना। बिल्कुल आप इस सेम फार्मूले को अपनाइएगा। उदाहरण के तौर पर मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक ना। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको कांच, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहिए ना, तो Ng बटा में Na, दैट्स वाई इसको Ang भी लिखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे तो Va बटा में Vg लिख सकते हैं। A का मतलब एयर, तो वायु में प्रकाश की चाल, G का मतलब ग्लास, तो कांच में प्रकाश की चाल। वैल्यू रखिए, वायु में प्रकाश की जो चाल है वो है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और अपान में जो कांच में है वो 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखो भाई ये कट गया, 3 बटा में 2 यानी कि 1.5 आ गया। तो वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक हमें प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 1.5। तो बेहद ही सिंपल प्रश्न है,
और मैं ये प्रश्न जो था इसका तो कोई भी दिया नहीं है किस सत्र में पूछा गया है, ठीक ना। आप लेकिन याद रखना किस प्रकार से है। एक छोटा सा प्रश्न है, मैं उसको भी बताता हूँ। अब देखो भाई, इसी तरीके से करके ना बहुत सारा प्रश्न दे रखा है मेरे हिसाब से। प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं और मेरे हिसाब से कितना दे रखा है मैं आपको बताता हूँ, एक बार काउंट कर लूँ। टोटल 34 प्रश्न है, ठीक ना। और 34 प्रश्न सभी को हम लोग सॉल्व करने लग जाएंगे तो एक लंबा समय लगेगा। मैं इसको पुनः देख लूँगा। इसमें जो अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जो ज़रूरी होगा, जिसमें ज़्यादा टेक्निक होगी, ज़्यादा दिमाग लगाना होगा, तो मैं उसको फिर से आपको बता दूंगा। तो एक छोटा सा प्रश्न है, उसको देखते हैं, फिर उसके बाद आपसे विदा लेते हैं, ठीक ना। मैं बिना मिटाए हुए लिखता हूँ, ठीक ना। ये प्रश्न हो गया आपका। दिया है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, ठीक ना, 30 है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यानी ये प्रश्न 2020 की परीक्षा का है, ध्यान देंगे 2020 की परीक्षा का है। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 लाइन का है केवल, ठीक ना। आपको दे रखा है कि क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, ठीक ना। क्रांतिक कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री, और अपवर्तनांक पूछ रहा है, अन्य की n का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक ना। देखो n का जो मान होता है ना, ये 1/sin होता है। n का जो वैल्यू होता है 1/sin होता है। अब देखो c का जो वैल्यू है ना, वो 30 डिग्री दे रखा है, तो 1/sin 30, और sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका, 0.5 होता है, अर्थात 1/2 होता है, ठीक ना। तो वो 1/0.5 लिखता हूँ। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये बहुत ही देखिए 2 लाइन का प्रश्न है, 2 नंबर का ही होगा या फिर इससे अधिक का भी होगा। चूंकि न्यूमेरिकल है तो 1 नंबर का होगा नहीं, 2 नंबर का होगा। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन बहुविकल्पी प्रश्न में आता है तो 1 नंबर का भी हो सकता है, कोई बड़ा प्रश्न नहीं था। इसी पर आधारित एक और प्रश्न है, ठीक ना, कि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, तो वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक ना। उसमें भी बिल्कुल यही काम करना था, ठीक ना, यही काम करना है। n = 1/sin लगाना है, जो वैल्यू आएगी वो उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से √2 आएगा। √2 का जो वैल्यू आएगा, क्योंकि sin 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। जब आप उसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, परिमेयकरण कर देंगे, तो √2 आएगा। √2 का वैल्यू 1.414 होता है, ठीक ना। ये आप याद रखेंगे। तो मेरे हिसाब से अब तो क्षमता पर है और इसी तरीके से सब प्रश्न हैं, ठीक ना। और इसी प्रश्न है, आप बाकी सारी प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। कुल इतने ज़्यादा प्रश्न हैं। अब मैं कुछ प्रश्न जो लूँगा वो इस पर लूँगा, क्या बोलते हैं कि मानव नेत्र पर लूँगा, ठीक ना। मानव नेत्र पर लूँगा। मानव नेत्र के अतिरिक्त आपके कई सारे चैप्टर अभी बचे हुए हैं। आप लोगों की डिमांड है मैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर प्रश्न लेकर के आऊँ, बिल्कुल लेकर के आऊँगा। एक सीरीज से चल रहे हैं, एक क्रम से चल रहे हैं, तो शायद मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा यूनिक होगा, बेहतर होगा। आप क्रम से पढ़ते जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको ये सारे कंटेंट समझ में आए होंगे। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।